मैं आज पाइल्स और हेमोरॉइड क्या है इसके बारे में चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आए हैं और इसके बारे में जितने मेरे पास जानकारी है आपके साथ शेयर करेंगे और ज़रूर मैं सोचूंगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा। और पाइल्स और हेमोरॉइड्स होता क्या है, क्यों ये होता है, कारण क्या होता है, टाइप कितनी होती है और इसकी वजह क्या है, मतलब कारण क्या है, और क्लिनिकल जो है हम लोग क्या इसको ढूंढते हैं, क्या देखते हैं, सिम्टोमेटोलॉजी जो है क्या देखते हैं और इसको एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, चाहे सेल्फ एनालिसिस हो या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, और फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले पाइल्स और हेमोरॉइड्स क्या है इसको हम लोग समझ लें। पाइल्स है एक कंडीशन जिसमें वेरिकोसिटी और वेरिकोज वेन में होता है। जो हेमोरेडल वेन है एनस और एनोरेक्टल जंक्शन, जो मांसपेशी है अंदर में जो पायुदार है और पैखाना के रास्ते हैं, उस रास्ते के सामने जहाँ पर हम लोग देखते हैं उस उंगलियों पे हम हाथ लगाने से समझ में आता है कि थोड़ा सा मांसपेशी का सूजन भी है और वहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, ये जो एनोरेक्टल मस्कुलेचर है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और वहाँ पे सप्लाई किया हुआ वेन जो है हेमोरेडल वेन है, वो प्रेशर के चलते इसमें सूजन आता है और जो स्वेलिंग होता है वो धीरे धीरे बढ़ के क्या होता है कि कॉन्जेशन होता है और डायलेटेशन होता है और इलोंगेशन भी होता है। बाद में टॉर्टुआसिटी होता है जिसको वेरिकोसिटी व वेन का नेचर ही कहा जाता है। तो ये सब में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे वहाँ का जो वेन है वो कभी कभी वहाँ से टूटता है और टूटने से प्रोफ्यूज हेमरेज होता है। पेशेंट आकर के ऐसा ही कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर साहब पैखाने के साथ ज़्यादा खून जा रहा है, ये हमेशा ये कॉम्प्लिकेशन कहते रहते हैं। तो पाइल्स आजकल ऐसे ही एक शिकायत है जो हमेशा हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखते हैं। तो इसकी कारण क्या है? तो कारण है, आज ऐसा समझ लीजिए कि जो हम लोग जो लाइफ स्टेटस है उसमें मटन चिकन खाना और स्पाइसी खाना और बाहर की जो खाना इतना बढ़ गया है, जो लेने से जो कॉन्स्टिपेशन होना ये स्वाभाविक बात है। और नाइट वॉचिंग जो है, रात तक जगते रहना और मोबाइल के साथ गेम खेलना होता है और टीवी देखना, मूवी देखना और डिस्को में जाना, ये सारी जो फर्स्ट क्लास लाइफ स्टेटस बन गया है, वो लाइफस्टाइल भी इस डिजीज़ को इतना ही मदद देता है जिसमें हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ रहा है। हम लोग क्लिनिक में आकर के ये हमेशा सुनते रहते हैं, जो पेशेंट ऐसा ही कहता है, उनका बॉडी लैंग्वेज और जो लैंग्वेज है वो ही होता है। तो कारण क्या है? जो ये होता है कि एक ओवर स्ट्रेनिंग है, जो कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग सिटिंग इन टॉयलेट, मतलब टॉयलेट में जाकर के आदमी इतना देर समय बिताता है जो पैखाना होता ही नहीं है, स्टूल पास नहीं होता है, चाहे ओल्ड एज में भी हो और चाहे नौजवान भी हो और चाहे बच्चा भी हो, तो इसी एक कंडीशन में सफ़र करते रहता है। और ये एक फैमिलियल बीमारी भी है, एक हेरिडिटी फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जिसके ख़ानदान में है तो उसका मम्मी पापा को भी ये शिकायत होता था और बच्चों को भी ये शिकायत आ गया है। तो हम लोग इसको फैमिलियल बीमारी भी कह सकते हैं, एक फैमिलियल टेंट है। और आपको कॉन्स्टिपेशन हमेशा हर पेशेंट के साथ रहता है। तो और ओवर फॉरगेटिव लेना, जैसे मान लीजिए कि जो लैक्सेटिव्स दवाइयाँ हैं बाज़ार में जो बिकती है, और जैसे किसी भी दवाई जो आदमी अगर सामने देखता है उसको उठा कर ले आते हैं और उसको खाते रहते हैं, कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गलत इस्तेमाल होने से भी कॉन्स्टिपेशन होते रहता है। और कॉन्स्टिपेशन के बाद तो पाइल्स की शिकायत आना मतलब बहुत ज़्यादा ही संभव है। और लैक्सेटिव का गलत इस्तेमाल होने से भी ये होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो कोलाइटिस की पेशेंट है, जिसको कोलाइटिस हो गया है, बहुत दिन से कोलाइटिस के सफ़रार है, और जिसको एमीबिक डिसेंट्री भी है, जिसको ब्लड डिसेंट्री है, तो वो भी एक वजह है जो जिसके चलते आपका पाइल्स होता है। सेकेंडरी इफ़ेक्ट में क्या देखते हैं? सेकेंडरी इफ़ेक्ट में जैसे हम लोग देखते हैं क्या दूसरा कुछ कारण है, दूसरा कुछ वजह है
जिसके चलते ये पाइल्स होता है। जैसे कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, मतलब रेक्टम में कैंसर होने के बाद ये पाइल्स आता है। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टेट एक नॉर्मल स्टेट है, एक हेल्दी स्टेट है, जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहने से पाइल्स होता ही है। मैक्सिमम वुमेन में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। और यूट्राइन ट्यूमर, यूट्रस में ट्यूमर भी है, जैसे इन केस ऑफ फीमेल ये पाइल्स होना संभव है। और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और प्रोस्टेटाइटिस जो है ये इन केस ऑफ मेल, ये आप उनको एक हेल्पफुल स्टेट है जिसमें पाइल्स हो जाता है। फिर क्लिनिकल में हम लोग क्या देखते हैं, क्लिनिकल जो है क्या कंडीशन लेकर के पेशेंट आते हैं। हमेशा पेशेंट आकर के कहते हैं कि एनस में डिस्कम्फर्ट होता है, जिसमें पेशेंट एक जगह पे बहुत देर तक समय तक नहीं बैठ पाता है और उनमें काफ़ी सारा पेन होता है और इतना इचिंग भी होता है अराउंड एनस, और कभी लाइट ब्लीडिंग होता है, कभी मॉडरेट ब्लीडिंग होता है, कभी सीवियर ब्लीडिंग भी होता है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसके साथ कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और इचिंग अराउंड एनस भी है और ब्लीडिंग भी है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है क्लिनिकल में हम लोग देखते हैं। और जो क्लिनिकल कंडीशन जो है पाइल्स का वो डिपेंडिंग होता है फैक्टर्स क्या है, क्या फैक्टर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ ग्रेडेशन ऑफ पाइल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे फर्स्ट डिग्री ऑफ पाइल्स डेवलप होता है जिसमें म्यूकस प्रोलैप्स होना संभव नहीं होता है। और सेकंड डिग्री में क्या होता है, जब स्टूल पास होता है उसके दौरान आपको प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब पाइल्स जो है प्रोलैप्स हो करके पाइल्स आता है बाहर में। थर्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स में क्या होता है, उसमें आपको जो मैकेनिकली रिड्यूस करना होता है, मैनुअली रिड्यूस करना होता है प्रोलैप्स पाइल्स को, धीरे धीरे अपने आप को उसको मतलब प्रेशर दे करके अंदर में लेना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री ऑफ पाइल्स में क्या है, जो पाइल्स ऑलवेज प्रोलैप्स्ड होता है। तो प्रोलैप्स पाइल्स क्या है, प्रोलैप्स जो है बाहर मतलब निकल जाना, यही है प्रोलैप्स पाइल्स। और जो हम लोग पाइल्स के और एक स्टेट है जिसको थ्रोम्बोज पाइल्स कहते हैं। थ्रोम्बोज मतलब पाइल्स के अंदर ब्लड क्लॉट है। तो पाइल्स जनरली 4 तरह का होता है। एक है इंटरनल पाइल्स, दूसरा हुआ एक्सटर्नल पाइल्स, तीसरा हुआ प्रोलैप्स पाइल्स, जो 4 वैरायटी हमने कह दिए, और थ्रोम्बोज पाइल्स है। थ्रोम्बोज पाइल्स में ब्लड क्लॉट उसके अंदर होता है। अब हम लोग एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, मतलब पाइल्स को समझेंगे कैसे, उसको जनरली मेडिकल में करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम लोग प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। प्रोक्टोस्कोपी में इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले करके अंदर में देखना पड़ता है जो अंदर में क्या है, क्या सूजन है, क्या ग्रोथ हुआ है और दूसरा कोई कारण उसमें है या नहीं, प्रोक्टोस्कोपी हुआ। और ऐसे ग्लव्ड फिंगर में ग्लव्स लगा करके जेल दे करके पार रेक्टल एग्जामिनेशन करने से पता चलता है जो सूजन कितना दूर तक है, कहाँ तक है, कहाँ अफेक्टेड हुआ है और सिंपल फिशर है या नहीं। फिर एग्जामिनेशन उसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके अंदर, जो प्रोफ्यूज हेमरेज होता है एक नंबर, दूसरा नंबर हुआ स्ट्रेंगुलेशन जिसको हम लोग प्रोलैप्स पाइल्स कहते हैं, तीसरा नंबर हुआ थ्रोम्बोज पाइल्स, चौथा नंबर हुआ अल्सरेशन, पाँचवा नंबर हुआ फाइब्रोसिस, छठा नंबर हुआ गैंग्रीन और सातवां नंबर हुआ सपुरेशन। ये जो है ये कॉम्प्लिकेशंस होता है। और हम लोग इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट जो है देखिए सर्जरी तो एक हुआ, सर्जरी का सहारा हर कोई ले लेते हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न लाइफ का जो स्टाइल है इसमें पाइल्स रिकर हो जाना, रिकरेंसी आना बहुत सिंपल बात है। अगर तरीका गलत होगा तो पाइल्स दोबारा होना ही होना है। तो एक नंबर हम लोग सीज बात करेंगे। सीज बात क्या है, जो गर्म पानी में बीटाडाइन लोशन डाल करके अगर उसमें दिन में 2 बार या 3 बार बैठते हैं तो पाइल्स का जो सूजन है वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हम लोग अगर जो लैक्सेटिव की दवाई जो है, जो पैखाना सिंपल करने की जो दवाई लेते हैं, वो होम्योपैथी में हमारे सिस्टम में ऐसी एक दवाई है जो हाइड्रोक्सिस कैनाडेंसिस नाम ले करके हम लोग देते हैं। वो दवाई अगर 2 से 3 बार इस्तेमाल हो फिर 15 बूंद पानी में, तो वो लेने से जो सिंपल स्टूल होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, सूजन भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दूसरा भी
सेल्फ केयर जैसे मान लीजिए हाई फाइबर डाइट लेना, और आइस पैक कभी कभी इस्तेमाल करने से जो सूजन कम होगा। फिर कोल्ड कंप्रेस भी दिया जा सकता है। मेडिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी, हमारी होम्योपैथिक साइंस की यही रूल है। वो दवाई लेने से, जैसे मान लीजिए अगर सिंपल पहले अभी हुआ है तो एकोनाइट ले सकते हैं, बेलाडोना भी दे सकते हैं। कभी कभी सिम्टोमेटोलॉजी में कैलक्रिया कार्ब भी आता है। फिर एसिड नाइट्रिक तो एक पॉपुलर रेमेडी है जो जहाँ का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर सिम्टम इंडिकेट हुआ तो। फिर नेट्रम्यूर है, फिर मार्क्सल है, फिर ओपियम है, हाइसमास है, स्ट्रेमोनियम है, कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलिन, ये सारी दवाई में गिनती में आता है। लेकिन कोई भी दवाई अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी लग सकता है पेशेंट को। फिर हम लोग मेडिकल प्रोसीड्यूर क्या करेंगे, जिसको हम लोग कॉटराइजेशन कहते हैं, वो हो सकता है। फिर दूसरा नंबर में रबर बैंड लाइगेशन है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नंबर हुआ फ्रीजिंग। मेडिकल प्रोसीड्यूर में हम लोग कॉटराइजेशन करेंगे पहले नंबर। दूसरा नंबर जो है रबर बैंड लाइगेशन होता है। तीसरा नंबर हुआ फ्रीजिंग होता है। चौथा नंबर हुआ स्क्लेरोथेरेपी होता है। पाँचवा नंबर हुआ स्टेपल्ड हेमोरेडोपेक्सी होता है। ये मेडिकल प्रोसीड्यूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ट्रीटमेंट में हमने कहे हैं वो आपके सेल्फ केयर में हाई फाइबर डाइट लेना। दूसरा नंबर आइस पैक का इस्तेमाल करना। तीसरा नंबर कोल्ड कंप्रेस लेना। और आपको मेडिकेशन जो है, जितने सारे मेडिकेशन जो मेडिसिन के होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम मैंने बताए हैं, वो मेडिसिन में कभी भी सिम्टोमेटोलॉजी के अनुसार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना ही पाइल्स के बारे में कहना। और इसमें हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर करते हैं तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो एनल फिशर भी इसके साथ होता है, जिसमें काफ़ी सारा ब्लीडिंग आता है। तो एनल फिशर क्या है? एनल फिशर में जो रेक्टल जो मसल है, एनोरेक्टल जंक्शन का जो मसल है और जो एनस का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो अगर जो कंटिन्यूस है मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो अगर टूटता है तो एनल फिशर तैयार होता है। उसमें कभी कभी अल्सरेशन भी पैदा हो जाता है। यही उसी को हम लोग एनल फिशर कहते हैं। तो कभी कभी ब्लीडिंग जो है एनल फिशर से भी होता है, कभी ब्लीडिंग पाइल से भी होता है। तो पाइल्स में हम लोग जितना देखें कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कितनी है, फिर कॉज क्या है, क्लिनिकल फीचर में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जामिनेशन देख लिए, फिर प्रोक्टोस्कोपी, इतनी सारी हम लोगों को जानकारी ले करके हम लोग अगर आगे चलते हैं तो पाइल्स के बारे में समस्या नहीं रहेगा। हम लोग एक सीधे जानकारी पाइल्स के बारे में मिल जाएगा मेरी वीडियो में। यही लेकर के, ये उम्मीद लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि पेशेंट आकर के क्लिनिक में आकर के ये कहते हैं कि क्या जो बीमारी हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर पेशेंट को इतना समझ में आ जाए कि मेरे को पाइल्स ही हुआ है, डॉक्टर के पास जा कर के मेरे को ये कहना है। थैंक यू आप सबको।